हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके में। दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान, ये आप जो देख रहे हैं, ये जो आप जूनियर एडेड भर्ती देख रहे हैं, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, जो आपका अभी 17 अक्टूबर को एग्ज़ाम प्रस्तावित है। 17 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम प्रस्तावित है उसी से संबंधित ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र। ये दोस्तों सभी के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र है। इसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे और ये 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग करते हैं। और ये जो आपकी अभी शिक्षक भर्ती का एडेड शिक्षक भर्ती है, 17 अक्टूबर को जो आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते हैं। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे और ये वो चुनिंदा करंट अफेयर से लेकर जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, रीजनिंग का भी है, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, सामान्य ज्ञान के भी हैं, जीके भी है और करंट अफेयर भी है। तीनों चीज़ों का मिक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट ढूंढ कर यहाँ पर क्वेश्चन लाए गए हैं, ताकि आपको यहाँ से कम एग्ज़ाम में 50 से 60% क्वेश्चन इन्हीं प्रैक्टिस सेट से देखने को मिल जाए। ईश्वर आपका साथ दे तो ऐसा होना संभव है और ऐसा पहले होता भी रहा है। दोस्तों, देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। प्रथम प्रश्न है, आपदा प्रबंधन में उनके योगदान के लिए किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। ये टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान नहीं दोस्तों, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान नहीं, इसे प्रदान नहीं किया। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, ह्यूमन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पीपल इन नीड। नहीं दोस्तों, ये सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट। ये दोस्तों मैं कहूँगा कि 5 स्टार का क्वेश्चन है। इसे आप 3 स्टार नहीं तो 5 स्टार मान लीजिए। वो इसलिए मान लीजिए क्योंकि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की जो रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में, ये यहाँ से आपको सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। यहाँ से आपको कोई ना कोई एक सवाल देखने को अवश्य मिल सकता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, इसमें आप देखेंगे पूछा है कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर इसको सर्कल अवश्य कर लेंगे, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर सत्य और असत्य को हम कम ध्यान में रखते हैं और कई बार असत्य पूछा होता है और हम सत्य के हिसाब से आंसर कर देते हैं, जो कि हमारा गलत होता है। नहीं दोस्तों, देखते हैं पहला क्या स्टेटमेंट दिया है। इस पासपोर्ट रैंकिंग रिपोर्ट में शीर्ष 3 स्थानों पर एशियाई देश हैं। सही बात है, शीर्ष 3 एशियाई देश हैं। भारत इसमें रिपोर्ट में भारत 85वें स्थान पर है। इसमें भारत 85वें स्थान पर, ये भी सही है। प्रथम स्थान पर आपका जापान था। रिपोर्ट में जापान पहले और अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है, ये भी बात सही है। इसमें अफगानिस्तान जो है वो अंतिम स्थान पर है और जापान जो है वो प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं और आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। यहाँ पर तीनों क्वेश्चन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को चुनावी खर्च की सीमा में 10% की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को चुनावी खर्च की सीमा तय की गई है। अच्छा, ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशियों को जो चुनावी खर्च की सीमा है, इसमें बढ़ोतरी की गई है। कितने प्रतिशत? 10% बढ़ोतरी की गई है। उसके बाद विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को चुनावी खर्च की सीमा कितनी रहेगी, तो कितने तक ये लोग खर्च कर सकते हैं? तो ये आपका 20.10 लाख खर्च, 30.80 लाख खर्च, 35.25 लाख या 40.20 लाख। नहीं, ये 30.80 लाख खर्च करने के लिए बढ़ाया गया है। ये इनकी चुनावी खर्च के लिए इतनी राशि बढ़ा दी गई है। अगला सवाल है, मुक्त आकाश संधि हाल के दिनों में
सुर्खियों में रहा है। इस संधि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों ये अवश्य याद रखेंगे कौन सा कथन सत्य है। यह संधि अमेरिका और रूस सहित 35 देशों के बीच हवाई निगरानी से संबंधित है। रूस और अमेरिका इस संधि से अलग हो गया है। इस संधि में नाटो के सदस्य देश भी शामिल हैं। सो इसके कौन सा ऑप्शन होगा? अरे टॉपिक नीचे चला गया, कोई बात नहीं, इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। यह संधि अमेरिका और रूस सहित 35 देशों के बीच हवाई निगरानी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। रूस और अमेरिका इससे अलग हो गया, सही है। इस संधि में नाटो के सदस्य देश भी शामिल हैं, ये भी सही है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में आयोजित 70वें स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। स्कॉच चैलेंजर जो अवार्ड अभी जनवरी 2021 में 70वां स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जो वितरित किए गए हैं, उससे किसे सम्मानित किया गया है? वो किया गया है, देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी रेलवे, नंबर बी ऑप्शन नंबर बी में है आयकर विभाग, और सी है जनजातीय मामलों का मंत्रालय, और ऑप्शन नंबर डी है पोर्ट, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका जनजातीय मामलों का मंत्रालय। ये जो है वो 70वां स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसको दिया गया? जनजातीय मामलों के मंत्रालय को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। किसको किया गया है? ये किया गया अशरफ पटेल को, या फिर राकेश जी शरण को, या पृथ्वी सहाय को, या निकुंज बिहारी को। तो दोस्तों ये किया गया है अशरफ पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के 7वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है? ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ढूंढ के और छांट के लाए गए हैं, जो कि परीक्षा में आने की बहुत ही संभावना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं दोस्तों, यहाँ से आपको निश्चित तौर पर कोई ना कोई सवाल देखने को मिल जाएगा। सो आप बहुत अच्छे से इस प्रैक्टिस सीरीज को करके जाइए। इसमें आपका ग्वालियर था, ग्वालियर को भी मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। एंड देन आपका ओरछा, ये दो शहरों को, ग्वालियर को और ओरछा को, खजुराहो को भी नहीं किया गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 7 का सी, 1 और 2, 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी में 1 और 2। अगला सवाल आपका है, एक मिनट दोस्तों, हाँ अगला सवाल आपका है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, या फिर 2 दिसंबर को, या फिर 3 दिसंबर को, या फिर 5 दिसंबर को। दोस्तों ये आपका मनाया जाता है 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस आपका मनाया जाता है 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में माल ढुलाई के लिए विशेष रेल मार्ग न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया है। इस रेल मार्ग के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? क्या पूछा? सत्य हैं। पहला कथन है, देश में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गलियारे तैयार किए जा रहे हैं। नंबर 2 है आपका, न्यू भापुर न्यू खुर्जा खंड EDFC का हिस्सा है। WDFC कॉरिडोर में गुजरात के मुंद्रा, कांडला, पीपावा, दाहेज और हजीरा के बंदरगाहों के लिए फीडर मार्ग होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका, ये देश में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गलियारे तैयार किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। भागपुर और न्यू खुर्जा EDFC का हिस्सा है, ये भी सही है। उसके बाद WD और FC कॉरिडोर में गुजरात के मुंद्रा, कांडला, पीपावा, दाहेज, हजीरा ये बंदरगाहों के लिए फीडर मार्ग होंगे, ये भी सही है। ये आपका होगा, तीनों आपके कथन सही हैं और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये शायद इसके ऑप्शन अगले पेज पर चले गए हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विश्व में किसी भी देश में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले शेख खलीफा कौन? शेख खलीफा बिन सलमान खलीफा किस देश के प्रधानमंत्री थे? इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये थे बहरीन के। कहाँ के थे दोस्तों? बहरीन के।
चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। बहरीन, मिस्र, कतर या सऊदी अरब। तो अभी को बताया बहरीन के थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है 11वां, गौतम बुद्ध ने निम्न में धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, इसका मतलब होता है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, इसका मतलब होता है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था गौतम बुद्ध साहब ने पहली बार, भगवान गौतम बुद्ध ने। कहाँ पर? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खगोल वेद बराह मेहर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो ये बराह मेहर और कालिदास, ये दोनों लोग किस दरबार के हिस्सा थे, किस दरबार के कवि थे? तो ये आपके हो जाएंगे विक्रमादित्य के। किसके? विक्रमादित्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, लहू और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लहू और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ये लहू और रक्त की नीति, ये मध्यकालीन इतिहास का सवाल है आपका। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया है, इसको आप, ऐसे सवालों को आप निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपकी लहू और रक्त की नीति थी। ऑप्शन नंबर ए बलबन की, या फिर अलाउद्दीन खिलजी की, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक की, या फिर बाबर की। नहीं दोस्तों, ये लहू और रक्त की नीति बलबन की थी, जिसने नौरोज़ त्यौहार को भी शुरू किया था। नेक्स्ट सवाल है आपका, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? यानी भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में कौन लाया, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय ऑप्शन देखते हैं, रामानुज को, मध्वाचार्य को, या ऑप्शन नंबर सी रामानंद को, या नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी आपका है रामदास को। नहीं दोस्तों, ये रामानंद जी को जाता है। किसको जाता है? रामानंद जी को, जो कि कबीर साहब के गुरु भी थे। रामानंद जी को जाता है उत्तर भारत में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर या हम्पी में है, या फिर भद्राचलम में, या श्रीकालाहस्ती में, या तिरुपति में। नहीं दोस्तों, ये हम्पी में उपस्थित है। कहाँ पर? हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर आपके लिए इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उपस्थित कराए गए हैं। इनको अगर आप कर लेंगे तो निश्चित ही अपने आप को पहले से अच्छा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? भारत में काजू का परिचय किन लोगों ने कराया? तो काजू का परिचय भारत में डचों ने कराया, या फिर ब्रिटिशर्स ने कराया, या फिर फ्रांसीसी ने, या पुर्तगालियों ने? नहीं दोस्तों, पुर्तगालियों ने कराया। बाल्टी का, अल्पीन का, अलवारी का, इन सारी चीज़ों का, तम्बाकू भी इन्हीं की देन है, पुर्तगालियों की। तो ये सबसे पहले आए थे भारत के अंदर और सबसे बाद में गए हैं, और ये सारी चीज़ें दे गए, और तम्बाकू भी इन्हीं की देन है। जर्दा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 1856 भी कहा जाता है, ये 15 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे कौन से लॉर्ड द्वारा या कौन से गवर्नर द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, या फिर लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, या फिर लॉर्ड कैनिंग द्वारा, या लॉर्ड मेटकाफ द्वारा? ये दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था, जो कि भारत के प्रथम वायसराय थे, और 1858 में इन्होंने इलाहाबाद में महारानी एलिजाबेथ का घोषणा पत्र भी पढ़ा था। नेक्स्ट सवाल है आपका प्रश्न पत्र 18, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या राधाकांत देव ने। दोस्तों ये जो है वो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? दयानंद सरस्वती। अगला सवाल है आपका, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? क्वेश्चन नंबर 19, फरवरी 1922 में, या फिर मार्च 1926 में, या फिर मई 1929 में, या फिर सितंबर 1925 में। तो ये दोस्तों आपका ले लिया गया था फरवरी 1922 में। क्यों? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को एक कांड हो गया था, जिसमें भारतीयों ने अंग्रेज़ों को एक पुलिस थाने में बंद करके बाहर से ताला लगा के जिंदा जला दिया था। इसके वजह से उस समय गांधी जी जेल में थे, और वहीं से उन्होंने हिंसा हो रही थी, इसलिए उन्होंने इसको वापस ले लिया। और ये 1920 में आपका स्टार्ट हुआ था। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 20,
ये आपका है हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने, या SR राव ने, या फिर RS बिष्ट ने? तो ये आपकी की थी SR राव ने, क्योंकि लोथल की खुदाई RS राव ने की थी, जबकि हड़प्पा की और उसके दयाराम साहनी ने भी करवाई थी। अगला सवाल है आपका, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो रामेश्वर द्वीप है, या फिर मनिकाई द्वीप है, या फिर कार निकोबार द्वीप है, या फिर ग्रेट निकोबार द्वीप है? ये 21 का आपका ग्रेट निकोबार द्वीप, यानी कि अंडमान निकोबार है। इस तरह कुछ यहाँ पे आप देखेंगे, ये दक्षिणी निकोबार है जिसको कार निकोबार भी कहते हैं, और ये उत्तरी निकोबार है अंडमान निकोबार, जिसको ग्रेट निकोबार भी कहा जाता है। और यहीं पे आपका ग्रेट निकोबार उपस्थित है, जो कि एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में स्थित है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 22, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन भी इसे कहते हैं, नंगा पर्वत, या फिर माउंट एवरेस्ट? तो ये आपका माउंट एवरेस्ट केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम श्रेणी में आता है, ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। अगला सवाल है आपका, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए चिनाब, या फिर ऑप्शन नंबर बी ब्यास, ऑप्शन नंबर सी सतलज, या फिर रावी नदी? चिनाब, ब्यास, सतलज और रावी, इन चार में से कौन सी नदी है वह नदी है जो भारत में नहीं बहती है, भारत में इसका उद्गम नहीं है? तो ये सतलज नदी है, इसका उद्गम भारत में नहीं है। कहाँ पर है इसका उद्गम? आपका तिब्बत में पड़ता है, चेमायुंडुंग ग्लेशियर के पास। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? खादर और बांगर ये जलोढ़ मिट्टी है, या काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी? तो ये आपकी जलोढ़ मिट्टी है। एक जो प्राचीन जलोढ़क थे उनको बांगर मिट्टी कहते हैं, जो कि कम उपजाऊ होती है, जबकि खादर मिट्टी उसे कहते हैं जो नमी जलोढ़क होती है, नदियाँ या नदियों के द्वारा ढोकर या लाई जाती हैं, जिनमें ये खादर जो है वो नवीन जलोढ़क होते हैं। नई जलोढ़क मिट्टियाँ जो होती हैं उनको खादर कहते हैं, और ये जो बहुत ही उपयोगी और उपजाऊ होती हैं, जिसमें धान, गेहूँ, बाजरा जैसी फसलें अत्यधिक उत्पन्न होती हैं, और गन्ने की फसलें। अगला सवाल आपका है, शायद नेक्स्ट पेज पे चला गया है टाइप में। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इनमें में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? यहाँ पर इसको जरूर सर्कल कीजिए। पूछा है कि विशेषता नहीं है, यह मानसून पर निर्भर है, और पूछा क्या है? भारतीय कृषि मुख्य विशेषता नहीं है, यानी भारतीय कृषि की विशेषता क्या नहीं है? यह मानसून पर निर्भर है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, ऐसा कुछ नहीं है। अगला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह निर्वाह कृषि है, या इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। तो दोस्तों इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता नहीं है, यहाँ पर खाद्यान्न फसलों की प्रधानता ज़्यादा है, जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, चावल ये सारी फसलें जो है वो जौ है, बाजरा है, इस टाइप की फसलें। जबकि नकदी जो फसलें होती हैं, कहाँ था ये, क्या पूछा था? भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है, औद्योगिक फसलों की प्रधानता यहाँ पर कम है, जो कि जैसे कि गन्ना हुआ और आपकी जो कपास हुआ, ऐसी फसलों की वो कम है। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह कृत्रिम है?